नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज मैं NMMS यानी कि नेशनल कम मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप जो है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए, उसमें क्लास 8 के साइंस के, SST के और कुछ मैथ के और मेंटल एबिलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के तहत आपको मिलेंगे। तो साथियों, लाइक कर दीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। हो सकता है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन NMMS के जो 2023 में होने वाले एग्जाम्स में काम में आए। तो साथियों देखिए, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी मैंने इसमें कुछ लिए, साथ ही साथ मैंने साइंस के भी लिए आपके लिए। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडिसन ने? बिल्कुल नहीं। ओरेस्टेड ने, न्यूटन ने, वाट ने? तो साथियों, इसका जो हमारा आंसर है वो है ओरेस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। यानी कि किसी चालक में करंट प्रवाहित करते तो वो लाइक एज मैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो ये अगला प्रश्न है, आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आमाशय का जो पाचक रस है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो यानी कि ये हमारा आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है यानी कि बडिंग मेथड। तो मुकुलन हाइड्रा में, मेंढक में, अमीबा में, कीट में। तो मुकुलन विधि जो पाई जाती है हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा सिलेंटेटा वर्ग का प्राणी है। जो हाइड्रा जो होता है वो इस तरह का जो प्राणी है और इसमें इस तरह की बड निकलती है और ये जो बड जो है आगे जाके बड़ी हो जाती है। और जब ये बड जो आगे बड़ी हो जाती है तो इस विधि को हम कहते हैं मुकुलन विधि। इसको हम मुकुल भी कहते हैं हिंदी में और इसको बड कहते हैं और इस विधि को मुकुलन विधि या बडिंग मेथड कहते हैं। ये जो प्राणी है ये है हाइड्रा, सिलेंटेटा वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? यानी कि जो ओवरी होती है जब मैच्योर हो जाती है तो परिपक्व अंडाशय बीज कहलाता है, फल कहलाता है, फूल कहलाता है, प्ररोह कहलाता है। तो परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है यानी कि फ्रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रूट। और परिपक्व जो बीजांड जो होते हैं वो कहलाते हैं बीज। तो जब बीजांड जो होते हैं, बीजांड वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बीज। वो क्या बनाते हैं? बीज यानी कि सीड बनाते हैं। जबकि जो ओवेरी है यानी कि पूरा अंडाशय जो है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है यानी कि फल बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं। यानी कि गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। नरम हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं उन्हें? थर्मोप्लास्टिक। और जो गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं यानी कि नरम नहीं होंगे उन्हें कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए, पॉलीथीन ये नरम हो जाता है, PET और PVC ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। इसलिए क्या है? ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण नहीं है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण तो है। क्या है ये? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। जबकि हमें क्या देखना है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। यानी कि ये जो है ये क्या करता है? गर्म करने पर पिघलता नहीं है। जैसे हमारे जो स्विच है वो इसके बने होते हैं, हमारे जो टीवी की केबिन है वो इसके बने होते हैं। छठा क्वेश्चन, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? तो त्वचा से? बिल्कुल नहीं। त्वचा से कौन करता है? केंचुआ करता है। याद रखना है आपको, त्वचा से कौन करेगा? केंचुआ। फेफड़े से कौन करेगा? फेफड़े से हम करते हैं। मेंढक भी करते हैं। मेंढक त्वचा से भी करता है, फेफड़े से भी करता है। गिल्स को गलफड़े भी कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आता है, गलफड़े भी कहते हैं। और श्वास रंध्र, तो देखिए गिल्स हमारा करेक्ट आंसर। जिस यानी कि मछलियां जो हैं गलफड़ों से यानी गिल्स से श्वास लेती हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार हो जाते हैं वापस पहले जैसी अवस्था में नहीं आते। तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। दूध जब दही में बदल जाएगा, दही कभी भी दूध में नहीं बदलेगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन।
मोम का पिघलना और लोहे पर जंग लगना, तो बिल्कुल लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है? ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जब मोम पिघल जाती है तो पिघली हुई मोम से वापस से मोम प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि यहाँ क्वेश्चन आ जाता कि मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो फिर आपका प्रश्न अलग हो जाता। फिर ये कौन सा परिवर्तन हो जाता? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक। लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बाकी जितने भी परिवर्तन ये तीनों ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न है, कौन जो है घर्षण बल को बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? यानी कौन सी प्रक्रिया घर्षण को बढ़ाने वाली नहीं है? घर्षण कब बढ़ेगा? जब सतह खुरदरी होगी। और घर्षण कब घटेगा? जब सतह चिकनी होगी। तो देखिए, जूतों की तली खांचदार इसलिए बनाई जाती है और टायर भी खांचदार इसलिए बनाया जाता है कि घर्षण बढ़े। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग, बिल्कुल ये भी सही है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़कना, देखिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं यानी कि सतह चिकनी हो जाएगी तो घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो ये हमारा सी जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि घर्षण को ये बढ़ाने वाली प्रोसेस नहीं है, घर्षण को क्या कर रही है? घटा रही है। जबकि कबड्डी खिलाड़ी मिट्टी पर हाथ रगड़ता है, मिट्टी पे हाथ रगड़ता है ताकि जो है घर्षण बढ़ सके और उसकी पकड़ मजबूत हो सके। घर्षण कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। यानी घर्षण कम किस में होगा? पाउडर छिड़कने पर। और खिलाड़ी जो है क्यों मिट्टी पे अपना हाथ रगड़ता है? इसलिए रगड़ता है ताकि घर्षण बना रहे और जो उनकी पकड़ मजबूत हो, जब भी खिलाड़ी आए तो वो आसानी से उसको पकड़ सके। तो हमारा कैरम बोर्ड पर और जो हमारे बेरिंग जो होते हैं उस पर ग्रीस इसीलिए लगाया जाता है घर्षण को घटाने के लिए। तो सतह को चिकनी, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक नहीं है? तो देखिए, वायु की अनुपस्थिति ये भी जरूरी है, साथ ही साथ उच्च ताप ये भी जरूरी है, जल की उपस्थिति ये आवश्यक नहीं है और उच्च दाब भी चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सी वाला, यानी कि जल नहीं चाहिए पेट्रोल बनने के लिए। मृत जीव जैसे कि जलीय जीव हैं या फिर अपने प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो होते हैं समुद्री जीव होते हैं, जब वो कई सालों के बाद जब सड़ गल जाते हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो किस में बदल जाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसके लिए जल की जरूरत नहीं होती है, बाकी इन तीनों परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मीटर पर सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो ये समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। भार का मात्रक जो है वो है न्यूटन है। चाल का जो मात्रक है वो मीटर बटे सेकंड है, जबकि दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ जाता है वो है चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड चाल का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न आता है हमारा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी कौन से खनिज अधातु की श्रेणी में आते हैं? तो मैग्नीज धातु के हैं, सोना भी धात्विक खनिज में है, सीसा भी धात्विक खनिज है। तो हमारा जो अभ्रक है वो क्या है? अधात्विक खनिज। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। किस फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं? सुनहरा रेशा जिसको हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किस फसल को कहते हैं? कपास को, चाय को, पटसन को, कॉफी को। तो पटसन यानी कि जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। तो देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है, देखिए 22 अप्रैल को हम मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं। देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस, जबकि 22 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो यहाँ पे सभी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 200, 220, 250 और 300। तो राजस्थान में एमएलए की जो सीट है वो है 200। यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं
वो याद रखना है आपको कितनी है। अगर प्रश्न आ जाता है तो वो है 25। अगर राज्यसभा की पूछा जाए तो राज्यसभा से जो राजस्थान की कितनी सीटें हैं वो है 10, ठीक है। और एमएलए की जो सीट है वो यहाँ पे आपको बताई दी, वो कितनी है 200। सबसे ज़्यादा कहाँ की है, सबसे ज़्यादा है यूपी की। कहाँ की, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। 15 प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो संवैधानिक मुखिया की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का जो है संवैधानिक मुखिया होते हैं राज्यपाल, जिसको हम कहते हैं गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नर। और राजनीतिक मुखिया की बात करें तो वो होंगे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। अगर देश के केंद्र की बात होती है तो यहाँ पे केंद्र में संवैधानिक मुखिया होते हैं राष्ट्रपति। अगला है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। 2 अक्टूबर 14 को, 2 अक्टूबर 15 को, 2 अक्टूबर 16 को, 2 अक्टूबर 17 को। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। राज्यपाल पद पर नियुक्ति है तो आवश्यक आयु है कितनी है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है राज्यपाल के लिए यानी गवर्नर के लिए। 25 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के लिए भी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी चाहिए और गवर्नर के लिए भी, तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु आवश्यक है तीनों पद के लिए। निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। तो संसद जो बनती है वो बनती है 3 से मिलकर बनती है। एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा जो कि निम्न सदन होता है, और तीसरा है राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है संसद का। तो तीनों से क्या बनती है, संसद। तो यहाँ पे इन तीनों के अलावा कौन है, राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल संसद का अंग नहीं है, ये तीनों ही क्या है, संसद के अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। चोल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश। तो गुहिल वंश राजस्थान से इसका संबंध है, चौहान वंश अजमेर से है, और गुज्जर प्रतिहार राजस्थान के जालोर से है इनका संबंध। चोल वंश जो है दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये चित्तौड़ में, राजसमंद में, झालावाड़ में, जोधपुर में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, गागरोन दुर्ग का संबंध झालावाड़ से है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ का क्वेश्चन लाया में। ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र है, ये इसका जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, तो त्रिज्या का डबल होता है ये व्यास। क्या होता है, व्यास। तो देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यानी कि ये कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर r निकालेंगे हम तो इस व्यास में से, यानी कि d बराबर डायामीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो इस व्यास का आधा कर देंगे तो हमारी r बराबर हो जाएगी डायामीटर का हाफ। तो यानी कि कितनी हो जाएगी 42/2, यानी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारी त्रिज्या। क्या आ जाएगी, त्रिज्या। अब हमें परिधि निकाल, तो परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। ये फॉर्मूला है, 2 की जगह 2 रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, और r जो है हमारी आई 21। तो देखिए 7 या 21, और यहाँ पे 3 आया, और 2 3 2 6, यानी कि 6 × 22 बराबर 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1, 6 2 12 के 2 हासिल लगे 1, और 6 दूनी 12 और 1 13। तो 132 सेंटीमीटर ये आ गई इसकी परिधि। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर था तो 132 सेंटीमीटर ये आ गई वृत्त की परिधि। तो कितना आया 132। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में x डिग्री का मान होगा। तो देखिए ये जो कोई भी त्रिभुज होता है उसके टोटल अंतःकोणों का मान जो होता है, अंतःकोण जो होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री के बराबर। कितने होते हैं 180 डिग्री के बराबर। यानी कि एक तो है हमारा 65 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, एक है x डिग्री, ये जो टोटल मिला के है 180 डिग्री। अब हमें x निकालना है तो 180 जो है इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। तो 5 5 10 की शून्य से लगे 1, और 6 और 4 10 और 1 11। तो टोटल जो आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है 70 डिग्री।
कितना आ रहा है 70 डिग्री। तो आंसर क्या है, बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रेखा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रेखा 3 किलोमीटर उत्तर की, तो रेखा इस जगह है, तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, तो 3 किलोमीटर चलती है इधर। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं हाथ इधर है, दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी, वापस से फिर क्या होगा, वापस से ये यूं जा रही थी, तो ये जो दायां हाथ है इसका इधर मुड़ती है, वह दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, वापस से कहाँ चली, यहाँ पे आ गई 3 किलोमीटर। और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो ये है वो पहला उसका पोजीशन ये थी और अभी वर्तमान पोजीशन, रिसेंटली पोजीशन ये है। तो इस प्रारंभिक बिंदु से ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है, तो ये जो दिशा है ये है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, दिशाएं भी आपको याद होनी चाहिए, ये होती उत्तर, ये होती दक्षिण, ये होती पूर्व, ये होती है पश्चिम। तो ये जो दिशा है इसके प्रारंभिक बिंदु से जिस जगह वो है पूर्व में, तो पूर्व में यानी कि ए आंसर हमारा करेक्ट हुआ इस प्रश्न का, यानी कि ए पूर्व में है वो। अगला प्रश्न है ठीक 3 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो ये घड़ी है, इसका ये पॉइंट है, तो 3 बजे जो घड़ी का छोटा वाला जो हावर वाला ये यहाँ रहेगा 3 बजे, और जबकि मिनट वाला जो है, जो बड़ा डंडा है वो यहाँ रहेगा 12 पे रहेगा, और ये 3 पे रहेगा, ये 6 और ये 9। तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का वो हुआ 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो स्टूडेंट्स आई होप एनएमएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, वीडियो पर बने और आनंद लिया अपने प्रश्नों का।